मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल पर। जैसा कि आप लोग इसके पहले देख रहे थे, व्याकरण के कुछ प्रश्न हम लोग देख चुके थे। कुछ कहाँ तक हमको लगता है कि विशेषण तक हम लोग देख चुके थे। आइए आज इसके बाद हम लोग क्रिया पर देखते हैं। इसके पहले थोड़ा सा एक बार हम लोग रिवीजन कर लें कि क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। ठीक, तो हम आपसे बताएं, हमने आपको संज्ञा बताया है। संज्ञा के 5 प्रकार आप जानते हैं, कौन कौन से जानते हैं? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। संज्ञा के 5 प्रकार देख चुके हैं। उसके बाद सर्वनाम। सर्वनाम में अगर इसके भेद की हम बात करते हैं तो 6 भेद हो जाता है। अगर इसकी कुल प्रकार की बात करें, कुल सर्वनाम कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। विशेषण हमने कहा, संज्ञा किसे कहेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहेंगे। जो संज्ञा के बदले बोला जाए उसे सर्वनाम कहेंगे। और संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य को होने का, जैसे किसी भी कार्य को हम करते हैं तो उससे क्रिया का बोध होता है। तो आज हम लोग क्रिया देखेंगे। इसके पहले सभी क्लासें हम लोग देख चुके हैं। आज यहाँ पर हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे? क्रिया। अगर यहाँ देखें क्रिया, क्रिया की आप देखेंगे तो एक प्रश्न बनता नहीं, लेकिन हमको जानना है कि एक क्रिय धातु होता है, क्रिय धातु से बना है। ठीक, अब धातु तो आप जान गए। धातु किसे कहते हैं? धातु जब मूल शब्द होता है, शब्द का जो मूल होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम धातु कहते हैं। एक बार थोड़ा सा हम लोग देखेंगे क्रिया के भेद के बारे में। अगर हम देखें क्रिया के भेद, थोड़ा जल्दी जल्दी में, क्रिया के भेद में अगर हम देखते हैं तो किस प्रकार से इनको बांटा जा सकता है, उसके बाद इनमें हम एक एक करके विस्तृत चर्चा आपसे करेंगे। पहले यहाँ हम देखते हैं क्या हो जाता है उत्पत्ति के आधार पर। पहला क्या हो जाता है? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम देखते हैं क्या हो जाता है, एक मूल हो जाता है, एक मूल हो जाता है और एक जो है क्या हो जाता है, हाँ, मूल के बाद मूल धातु, या इसी को आप यौगिक कह सकते हैं। ठीक, पहला हमने आपसे बताया कि या तो उत्पत्ति के आधार पर हम देखेंगे, या तो मूल हो जाएगा या तो यौगिक हो जाएगा। अभी हम लोग इस पे आगे विस्तृत इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, अब एक प्रश्न और यहाँ से हो जाता है कि रचना के आधार पर, क्रिया के रचना के आधार पर, रचना के आधार पर हम देखते हैं तो क्या हो जाता है, एक पहला सकर्मक हो जाता है और दूसरा आकर्मक हो जाता है। ठीक, अब यहाँ सकर्मक में हम देखते हैं तो इसका 2 भेद हो जाता है, एक कर्मक और यहाँ पर द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। अकर्मक तो ऐसे ही रहता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक और देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर हम एक देखेंगे और 2 देखेंगे। ठीक, अर्थ के आधार पर यदि आपसे कहा जाए तो एक क्रियार्थक हो जाता है, कौन सा? एक क्रियार्थक हो जाता है और दूसरा प्रेरणार्थक। ठीक, अब उसके बाद तीसरे रूप में हम एक और चौथे में देख सकते हैं। यहाँ आपको देखना है, यहाँ से कुछ अन्य भेद। अन्य भेद, अन्य भेद में हम क्या देखते हैं, किस प्रकार से हो जाता है अन्य भेद, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इसको देखेंगे, अन्य भेद में देखते हैं तो कौन कौन से हो जाते हैं। पहले पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया हो जाता है। क्रिया तो आप जान ही रहे हैं, उसके बारे में पढ़े तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाता है। दूसरा संयुक्त क्रिया और तीसरा सहायक क्रिया।
ठीक, इतना हम लोग देख रहे हैं। क्या आज हमको देखना है क्रिया। क्रिया का अर्थ वही होता है, क्रिया की अगर हम परिभाषा की बात करें, किसी कार्य के होने का जो हमको बोध होता है वो हम क्रिया कह सकते हैं। जैसे क्रिया क्या हो सकता है, क्रिया कोई कार्य करने का, कोई भी कार्य हो, जैसे हमने आपसे कहा पढ़ना, लिखना, जाना, ये सब क्या हो जाएगा आपका क्रिया। कार्य, क्रिया वही होता है जिससे किसी कार्य होने का पता चले। अब एक प्रश्न और यहाँ बन जाता है, मुख्य रूप से कुछ धातुओं में हम ना प्रत्यय को लगा देते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हाँ कुछ में हम ना प्रत्यय लगाने से क्रिया पता चल जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, अभी थोड़ा सा एक बार यहाँ देख लें फिर वहां चलते हैं। हमने आपसे बताया कि उत्पत्ति के आधार पर क्या हो सकता है, उत्पत्ति के आधार पर मूल और यौगिक होगा। मूल वे शब्द होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, स्वयं होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, मूल शब्द कहेंगे। जैसे हमने कहा खा, खा में यदि धातु है ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, खा में ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, खाना हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से देख मूल धातु है, इसी में ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखना हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं पी में, पी मूल धातु है, ये क्या है, ये हमारे धातु हैं। पी में ना को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पीना हो जाएगा। मूल धातु, मूल धातु यही है। अब उसके बाद यहाँ हमने कहा खा मूल धातु है और ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो खाना क्रिया हो जाएगा। खाना क्या है, ये हमारी एक क्रिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम देखते हैं देख में ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो देखना हो जाएगा, पी में ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो पीना हो जाएगा। यहाँ मूल धातु, हमने कहा क्रिया के उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार हो जाएंगे, एक मूल हो जाएगा, दूसरा यौगिक हो जाएगा। तो मूल में हमने कहा मूल धातुओं में यदि ना प्रत्यय को हम जोड़ देते हैं तो क्रिया हमको मिल जाती है। अब यहाँ यौगिक आ जाता है। अगर यहाँ हम यौगिक की बात करें, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इस वजह से दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा समझिएगा इसमें। यौगिक, अगर यौगिक में हम कहें, यौगिक मूल धातु से प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है। जैसे हमने कहा खाना, खाना से क्या हो जाएगा, खिलाना हो जाएगा। खाना से यहाँ मूल धातु में जोड़ेंगे तो, हाँ प्रत्यय जोड़ेंगे तो खिलाना हो जाएगा। अब यही पीना है तो क्या हो जाएगा, पिलाना हो जाएगा। मूल धातु, यौगिक वही कहते हैं जिसमें मूल धातु के साथ, चलिए अभी एक बार इसको देख लो, यौगिक वही होता है जिसमें मूल धातु के साथ हम किसी प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो भाव बन जाता है यौगिक का। जैसे खाना, खिलाना, पीना, पिलाना, ये सब जोड़े जैसे पता चलते हैं ना, यौगिक हो जाएंगे, जोड़ के साथ जोड़े थे। उसके बाद हमने आपसे कहा कि रचना के आधार पर दो प्रकार हो जाएंगे, एक सकर्मक होगा और दूसरा अकर्मक होगा। सबसे कठिन, सबसे कठिन आप लोगों को ये लगता है सकर्मक अकर्मक, लेकिन इसको एक बार दिमाग में आप बैठा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सकर्म मतलब कर्म, जहां पर कोई कर्म होता है वहां पर सकर्मक होता है, जहां पर कर्म नहीं होता है वहां अकर्मक होता है। अभी हम लोग विस्तृत इसके बारे में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। यहाँ पर सकर्मक के दो भेद हमने बताए, एक एक कर्मक हो जाएगा, दूसरा द्विकर्मक हो जाएगा। जिस वाक्य में एक कर्म होता है वहां एक कर्मक कहा जाता है, और जिसमें दो कर्म होते हैं वहां पर द्विकर्मक होता है। अब हमने आपसे बताया कि कुछ जैसे अर्थ के आधार पर दो हो जाएंगे, क्रियार्थक, क्रियार्थक वही होता है जहां संज्ञा के स्थान पर किसी क्रिया का प्रयोग कर दिया जाए तो क्रिया का अर्थ देने लगता है, संज्ञा क्रिया का अर्थ देने लगता है तो वहां क्रियार्थक हो जाता है। उसके बाद हमने दूसरा बताया आपको प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जो हम किसी कार्य को किसी के दूसरे के द्वारा करवाएं। जैसे पढ़ना, पढ़ना मूल धातु है, लेकिन यदि हम पढ़ना से अगर प्रेरणार्थक क्रिया कराएंगे तो पढ़वाना हो जाएगा। एक विशेषता और है, जितनी प्रेरणार्थक क्रियाएं आपको मिलेंगी, जो प्रेरणा दे के कार्य करवाया जाता है, वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा सकर्मक होते हैं। जैसे पढ़ना से पढ़वाना, तो पढ़वाना आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक, जितने भी प्रेरणार्थक क्रिया के जितने भी उदाहरण आपको मिलते हैं लगभग लगभग सकर्मक के उदाहरण होते हैं। हमने बताया क्रियार्थक और प्रेरणार्थक, कुछ अन्य होंगे।
पूर्वकालिक क्रिया उसे कहते हैं जो दो कार्य करे, पहले वाला कार्य जब समाप्त हो जाता है तब हम दूसरा कार्य शुरू करते हैं। जैसे अभी इसके पहले हम लोग विशेषण पढ़े थे, वो हमारा पूर्वकालिक क्रिया हो गया। अब जो कार्य कर रहे हैं ये जो है क्रिया, आज क्रिया पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि विशेषण हमारा क्या है, वो पूर्वकालिक क्रिया है, उसके पढ़ने के बाद हम लोग क्रिया पढ़ रहे हैं, तो यह पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया, ये दो क्रियाओं को जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया वो होता है जो वाक्य को, सहायक क्रिया वही होता है जिससे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का हमें पता चलता है सहायक क्रिया से, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सहायक क्रिया कहेंगे। एक बार इतना दिमाग में बन गया है, अब हम लोग एक एक करके धीरे धीरे हम बताएंगे आपको, और धीरे धीरे पढ़ते हुए आगे बढ़ा जाएगा। एक बार अगर इसके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाए। हाँ ठीक, हो गया हो तो आगे अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग देख चुके हैं उत्पत्ति के जितना एक बार, इसके बाद अब हम इन सबको विस्तृत रूप से देखेंगे, एक बार भी देख चुके हैं। ठीक, चलिए अब हम लिखेंगे क्रिया। क्रिया, अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाएगा, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का पता चलता है, होने का पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। बहुत सरल शब्दों में है, क्रिया कहते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है, हमने आपसे बताया कि जिस क्रिया से, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का पता चले उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि पढ़ना, खाना, लिखना, गाना, चलना, ये सब क्या है, आदि। तो आप यहाँ क्या देखे हैं, आप यहाँ देखे हैं कि हमने कहा जिस शब्द से, अर्थात यही शब्द है पढ़ना, हमने कहा पढ़ना, इससे क्या होता है कि पता चलता है हमें कि क्या हम कुछ न कुछ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कार्य हमारा हो रहा है, चाहे हम अपनी पाठ्य पुस्तकें पढ़ें या अखबार पढ़ें या जो है पत्रिका पढ़ें, जो भी पढ़ें, लेकिन यहाँ कुछ पढ़ने का कार्य हो रहा है, तो इसे हम क्रिया कह सकते हैं। अब यही बात खाने की आ जाती है, खाना एक हमारी क्रिया है। अब हम चाहे भोजन करें, चाहे फल खाएं, जो भी करें तो खाना हो जाएगा। लिखना, लिखने का कार्य, अब हम चाहे नोट्स अपना बनाएं, चाहे रफली कार्य करें, चाहे मैथ लगाएं, जो भी कार्य करें तो लिखने का कार्य हो रहा है। गाना, गाना ऐसा है, इसमें देखिए कभी कभी सकर्मक अकर्मक में थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है, कहीं कर्म छिपे रहते हैं। जैसे एक प्रश्न, एक याद होगा आपको, वह गाना गाया, नहीं, ऐसे हुआ वह गाया। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें आपका जो है कर्म छिपा हुआ है, क्या गाया, तो यहाँ होना चाहिए गाना गाया। ठीक, यहाँ पर गाने का कार्य कर रहा, अर्थात कार्य कोई कर रहा है। अब चलना, सीधी सी बात है, चलना हम लोग जानते हैं, जहाँ चलते हैं वो चलने का कार्य जो है हमारा हो जाता है। अब यहाँ पर देखें मूल, अब एक प्रश्न यही उठ गया था कि हमने अभी धातु बताया, तो धातु क्या होता है, धातु का जो मूल शब्द होता है वही धातु होता है। अब हमने कहा पढ़ धातु है, इसमें न प्रत्यय को जोड़ देंगे। ठीक, पठ धातु है, यहाँ पर देखेंगे पठ धातु है, यदि न प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पढ़ना हो जाएगा। ठीक, पढ़ धातु होगा, पठ नहीं, पठ तो संस्कृत वाला, यहाँ पर पढ़ होगा, पढ़ में न जोड़ेंगे तो पढ़ना हो जाएगा। अब यहाँ खा मूल शब्द है, इसमें न प्रत्यय को जोड़ देंगे तो खाना हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख धातु है
और ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो लिखना हो जाएगा। यहाँ क्या है, गा धातु है और ना प्रत्यय है। यहाँ पर चल आपका क्या है, धातु है और ना प्रत्यय है। तो ये मूल शब्द जो हमारे हैं यही हमारे क्या कहलाते हैं, इनको हम धातु कहते हैं। ठीक, अब सीधे सीधे पता चला कि जब धातु में ना प्रत्यय को हम लगा देते हैं तब क्या बन जाता है, वो क्रिया बन जाता है। अभी हम लोग सिर्फ इतना देखे हैं। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। अब एक चीज देख चुके हैं कि धातु पहले नहीं पता था कैसे क्या था, तो अब पता चला जो शब्द का मूल होता है वही धातु होता है और उसमें जो प्रत्यय लगा होता है मिलकर क्रिया का रूप बन जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग धातु, पहले तो यही आपने धातु समझ गए। अब हम लोग धातु के प्रकार देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, धातु के भेद। धातु के भेद, ऐसे लगता है क्रिया वाला जो बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। हमने आपको बताया कि धातु के दो भेद हो जाएंगे। कौन से, एक हो जाएगा पहला मूल धातु, पहला मूल धातु हो जाएगा और यहाँ दूसरा हम कहें तो यौगिक। ठीक, अभी दोनों में अंतर आपको पता चल जाएगा। यौगिक और मूल, मूल धातु हम कैसे, मूल धातु स्वतंत्र होती है। मूल धातु क्या होती है, स्वतंत्र होती है। मूल धातु क्या होती है, ये स्वतंत्र होती है। ये किसी पर आश्रित नहीं होते हैं। जैसे पढ़, खा, लिख, चल, ये सब क्या है, ये सब आपके क्या हैं, ये मूल धातु हैं। ठीक, अब आपको कहें कि यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक, जैसे आपने कहा मूल धातु किसे, मूल धातु स्वतंत्र होती है या स्वतंत्र रूप से लिखी जाती है, जैसे पढ़, खा, लिख, धातु। अब यौगिक की हम बात करें कि धातु के साथ, धातु के साथ यदि हम प्रत्यय लगाते हैं, हाँ, के साथ, धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग, प्रत्यय का प्रयोग, ये क्या हो जाता है, ये यौगिक हो जाता है। ठीक, हाँ, आइए मित्रों, हम लोग देख रहे हैं धातु के भेद। धातु के भेद में हमने बताया धातु के दो प्रकार होगा, एक मूल होगा और एक यौगिक होगा। तो हमने आपको मूल बताया, मूल स्वतंत्र धातु होती है जो स्वतंत्र रूप से लिखी जा सकती है। जैसे पढ़, खा, लिख और चल, ये मुख्य रूप से मूल धातु हैं। यदि हम इनमें ना प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो पढ़ना, खाना, लिखना, चलना, ये सब क्या हो जाता है, ये आपके यौगिक क्रिया के ही उदाहरण हो जाएंगे मिलकर। अब यहाँ यौगिक, धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग, किसी भी धातु में आप प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे तो वो जो है यौगिक क्रिया। जैसे ये तो मूल हो गया, पढ़, खा, लिख और चल, ये तो मूल रूप से हो गया। लेकिन यदि इसी में हम ना प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो यौगिक का भी उदाहरण हो जाता है। तो हम यौगिक क्या समझेंगे, धातु के साथ यदि किसी प्रत्यय का प्रयोग कर दिया जाता है तो क्या होता है, वो यौगिक धातु हो जाता है। तो खाना से खिला हो जाएगा, खाना से खिला इलय प्रत्यय हो जाएगा और पढ़ना से पढ़ा धातु हो जाएगा, तो अप्रत्यय इसमें लग जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया, क्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं, क्रिया में धातु, धातु के दो प्रकार हमने बताया, एक मूल और दूसरा यौगिक। तो धातु अभी हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है, हम लोग बहुत ज्यादा नहीं, आराम से जो प्रश्न लगभग लगभग परीक्षा में पूछे गए हैं वहां से हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा, संयुक्त क्रिया के भेद, संयुक्त क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो हमको बताना है संयुक्त क्रिया के भेद कितने हो जाएंगे, ये आपके 11 हो जाएंगे। यही दूसरे नंबर पर एक और प्रश्न आ जाता है, क्या आ जाता है
क्रिया के भेद, क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो क्रिया के भेद में हम देखेंगे तो 6 भेद हो जाता है। थोड़ा सा दोनों में अंतर है। संयुक्त क्रिया के भेद की बात करेंगे तो 11 हो जाएगा और क्रिया के भेद की बात करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ठीक, हम लोग अभी इसको देखे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्रिया के 6 भेद जो हम लोग जानते हैं उन्हीं को आज देखा जाएगा। ठीक, क्रिया के 6 भेद। हमने आपसे कहा संयुक्त क्रिया के कितने भेद हो जाएंगे? 11 भेद हो जाएंगे और क्रिया के कितने भेद हो जाएंगे? वो आपके 6 हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर देखते हैं क्रिया के भेद। हो सकता है यहाँ से कभी एकाक प्रश्न बन जाए, तो क्रिया के 6 भेद हम देखे हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक एक भेद को हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, इसको तो आप जानते हैं, जैसे किसी कार्य को हम किसी की प्रेरणा दे करके या किसी दूसरे से किसी कार्य को करवाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक, जिन क्रियाओं, अब यहाँ देखें, हाँ यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा। जिन क्रियाओं से हमने क्या कहा? जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो, इस बात का बोध हो, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं ना कर किसी दूसरे से, किसी दूसरे से, किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित करे, प्रेरित करे, करे या प्रेरित करता है, प्रेरित करता है, तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक, आपने क्या देखा? हमने आपको बताया कि क्रिया के 6 भेद हैं, जिनमें से हम पहला एक देख रहे हैं। कौन सा? प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके किसी दूसरे से वही कार्य किसी दूसरे को प्रेरित करे उस कार्य के लिए, तो कौन सा हो जाएगा? वहां प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ हम लोग क्या जानते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया की अगर हम बात करें तो कुछ उदाहरण हैं। जैसे लिखना से क्या बनेगा? प्रेरणार्थक क्रिया लिखवाना। लिखना से क्या बनेगा? लिखवाना बनेगा। अभी हम दूसरा यहाँ कहें पढ़ना, पढ़ना से क्या होगा? पढ़वाना हो जाएगा। चलना, इससे प्रेरणार्थक क्रिया की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? चलवाना हो जाएगा। आगे कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे काटना, काटना से क्या हो जाएगा? काटना से कटवाना हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है? हंसना। हंसना से क्या हो जाएगा? हंसवाना। हंसना से हंसवाना हो जाएगा या हंसाना हो जाएगा। ठीक, क्या है देखें हम लोग देखें प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वही होती है जो कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को प्रेरित करे, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जैसे हमने उदाहरण देखा, लिखना से लिखवाना, पढ़ना से पढ़वाना,
चलना से चलवाना और काटना से कटवाना, हंसना से हंसवाना। ये क्या है? ये आपके कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो किसके हैं? जो किसके हैं? प्रेरणार्थक क्रिया के हैं। तो आप लोग उदाहरण देख लिए होंगे, एक बार यहाँ पर हम देखते हैं। अब प्रेरणार्थक क्रिया ही हम देख रहे हैं, हम लोग तो इसमें देख चुके हैं क्या है। अब आगे देखते हैं, एक हम उदाहरण देते हैं। मोहन मुझसे पुस्तक लिखवाता है। ठीक, अब यहाँ क्या है? मोहन मुझसे पुस्तक लिखवाता है, ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। एक विशेष बात हमने अभी आपको बताया था कि जितनी भी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं वो लगभग या तो सकर्मक या तो अकर्मक, लेकिन अधिकतर वो सकर्मक क्रिया हो जाती, प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए यहाँ पर हाँ, प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मक क्रिया होती है। आप यहाँ पर उदाहरण इसका देखेंगे। एक उदाहरण क्या है? जैसे हम आपसे कहें कि राम लजाता है, क्या कहेंगे? राम लजाता है। तो अभी हम सकर्मक अकर्मक जब पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम कहें जैसे क्या और किससे प्रश्न आप करेंगे तो यहाँ राम किससे लजाता है ये तो नहीं पता चला, लेकिन अभी यही हम प्रेरणार्थक क्रिया में कर दें, बदल दें, तो वह अर्थात हमने कहा इसी तरीके दूसरा, वह राम को लजवाता है, वह राम को लजवाता है। तो इसे हम क्या, किसे लजवाता है? तो वहां आ जाएगा राम को। तो यहाँ हम जानते हैं यहाँ सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक, अब जैसे सकर्मक की ही हम बात करें, जैसे उसने उसे, मैंने उसे हंसाया, तो क्या हो जाएगा? ये हंसाया, ये भी आपका सकर्मक हो जाएगा। अभी हम लोग जब सकर्मक में पढ़ेंगे तब इसके बारे में और विस्तृत जानकारी हम लोग लेंगे। ठीक, अभी हम लोग देख रहे हैं क्रिया के 6 भेद, जिसमें एक भेद देखे हैं, कौन सा? प्रेरणार्थक देखे हैं। प्रेरणार्थक के बाद आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन सा देखते हैं? प्रेरणार्थक के बाद हम लोग जो है, हाँ आइए हम लोग यौगिक क्रिया देखते। अभी हमने कहा दो या दो से अधिक, हमने क्या कहा? दो या दो से अधिक धातुओं और दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से, दूसरे शब्दों के संयोग से या धातुओं में प्रत्यय लगाने से यौगिक क्रिया बनती है। यौगिक क्रिया बनती है। ठीक, हमने क्या कहा? यौगिक दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग या धातुओं में प्रत्यय लगाने से यौगिक क्रिया बनती
है। अभी हमने कहा था धातु के मुख्य रूप से दो भेद हो जाएंगे, एक मूल होगा और दूसरा यौगिक होगा। मूल रूप से जो मूल धातुएं होती हैं, अब मूल धातुओं में वही आप प्रत्यय लगा देंगे तो यौगिक हो जाएगा। तो वही यहाँ पर हम देखते हैं क्या हो जाएगा, जैसे चलना, चलाना, ये यौगिक साथ की बात हो जाएगी, जोड़क की बात होगी। उसके बाद हंसना से हंसाना, और यहाँ हाँ पढ़ना से पढ़ना से हाँ पढ़ना पढ़ाना, दोनों यौगिक बात हो जाएगी। ठीक, अभी हम आपको क्या बताएं, यौगिक बताए हैं। क्रिया का पहला रूप प्रेरणार्थक देखे हैं, दूसरा रूप क्या देख रहे हैं, यौगिक देख रहे हैं। ठीक, अब आप लोग यौगिक देख चुके हैं, इसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं। यौगिक क्रिया के बाद हम लोग देखते हैं कौन सा, एक है नाम धातु क्रिया। इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। तीसरा क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया से आप क्या जानते हैं, जो क्रियाएं किसी संज्ञा या विशेषण, हमने कहा जो क्रियाएं किसी संज्ञा या विशेषण, संज्ञा या विशेषण शब्द से निर्मित होती है तो उसे नाम धातु क्रिया कहा जाता है। जो क्रियाएं किसी संज्ञा या विशेषण शब्द से निर्मित होती, चाहे वह संज्ञा से निर्मित हो चाहे विशेषण से निर्मित हो, तो उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप नाम धातु कहेंगे। तो पहले हम संज्ञा के ही उदाहरण देख लेते हैं। संज्ञा और विशेषण दोनों से क्रिया, संज्ञा और क्रिया दोनों होगा, तो पहले हम संज्ञा का देख लेते हैं। जैसे हाथ से क्या हो जाएगा, हथियाना हो जाएगा, हाथ से हथियाना हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा बात से बतियाना, क्या हो जाएगा, बात से बतियाना। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम संज्ञा से देख रहे हैं। दो उदाहरण हमने संज्ञा को बताया, यहीं पर आइए दो उदाहरण आपके क्या देख लेते हैं, क्रिया से। तो आपको क्या है, हाँ विशेषण, यहाँ विशेषण से देखना है, संज्ञा या विशेषण। ठीक, विशेषण की अगर हम बात करते हैं, जैसे शब्द है चिकना, या तो किसी का चिकना विशेषण हो सकता है। चिकना का यदि हम देखेंगे क्या नाम धातु बनाएंगे तो चिकनाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिकनाना हो जाएगा। अगर यहाँ दूसरे हम बात करें गरम, गरम से क्या हो जाएगा, गरमाना हो जाएगा। तो हमने आपको बताया कि नाम धातु किसे कहते हैं, जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण शब्द से निर्मित होती हैं उसे हम नाम धातु कहते हैं। जैसे हमने आपको संज्ञा का दो उदाहरण बताया, हाथ से हथियाना और बात से बतियाना। विशेषण का हमने दो उदाहरण आपको बताया, एक चिकना से चिकनाना और दूसरा गरम से गरमाना। ठीक, आइए हम लोग आगे देखते हैं। चौथा हम लोग देखते हैं। हाँ, आइए हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा क्या है, चौथा में से हम देखते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, यहाँ हम सहायक क्रिया की बात करते हैं। अभी हम क्रिया के भेद देख रहे हैं। क्रिया के भेद कितने हैं, क्रिया के भेद 6 हैं, जो हम लोग यही देख रहे हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं सहायक क्रिया। आगे लिखते हैं
सहायक क्रिया सदैव स्वतंत्र होती है। सहायक क्रिया सदैव स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र होती है। हाँ, ये देखिए, हाँ थोड़ा सा देखिएगा, सहायक क्रिया सदैव स्वतंत्र क्रिया नहीं होती हैं। क्या होती हैं? सहायक क्रिया सदैव स्वतंत्र क्रिया नहीं होती हैं। ये स्वतंत्र रूप से नहीं लिखी जा सकती हैं, नहीं होती हैं। अभी उदाहरण में बताएंगे। ठीक, केवल मुख्य क्रिया, इनका कार्य क्या है? केवल मुख्य क्रिया के लिंग वचन काल को स्पष्ट करती हैं। को स्पष्ट करती हैं। देखिए, अब हम आपको बताएं सहायक क्रिया का मतलब क्या होता है। आप समझिए, सहायक क्रिया जैसे आप अंग्रेजी में जानते हैं, सहायक क्रियाएं जो होती हैं उनको हम स्वतंत्र रूप से नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये है वो जिस क्रिया के साथ लगते हैं उनके या तो लिंग के बारे में बताएंगे, या वचन के बारे में बताएंगे, या उनके काल या समय के बारे में बताएंगे। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण है राम पढ़ता है। अब यहाँ सहायक क्रिया की हम बात करेंगे तो यही है, राम क्या हो जाएगा? राम यहाँ कर्ता हो जाएगा, पढ़ना क्या हो जाएगा? वहाँ कर्म हो जाएगा, और ये है जो है सहायक क्रिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं राम क्या है? राम पढ़ता है, अर्थात राम के कहने से हमें क्या बोध होता है? राम को कहने से हमें पुरुष का बोध होता है, पुरुष का। और उसके बाद यहाँ वचन की अगर हम बात करें तो एक वचन की पता चलता है। जैसे राम एक है तो एक पुरुष, पुरुष का पता चलता है कि पुल्लिंग है, और वचन कैसे है तो एक वचन है। हमने आपको बताया। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे इसमें अगले उदाहरण में एक दो उदाहरण और हम देख लेते हैं। ठीक, राम पढ़ता है पहला। अब यहाँ दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो सीता पढ़ती है। ठीक, अब यहाँ पर सीता पढ़ती है, इसमें क्या होता है? यहाँ भी सीता कर्ता हो जाएगा, ये कर्म हो जाएगा, और है जो है ये सहायक क्रिया हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगर बात करेंगे यहाँ काल में, अगर हम देखें तो वर्तमान की बात हो जाएगी, और एक वचन और स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? काल की बात करेंगे वर्तमान हो जाएगा, वचन एक हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, और स्त्री लिंग हो जाएगा। अब यहीं एक उदाहरण और हम देखते हैं, बच्चे पढ़ते थे। क्या हो जाएगा? बच्चे पढ़ते थे। अब इसके बारे में हम बात करें तो क्या हो जाएगा? बच्चे तो पुल्लिंग हो गया। क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। पुल्लिंग के बाद अगर हम समय की बात करेंगे तो भूतकाल हो जाएगा। समय क्या होगा? पढ़ते पढ़ते थे, भूतकाल हो जाएगा, और बच्चे बहुवचन में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। आप लोग सहायक क्रिया में देखें, सहायक क्रिया में क्या देखें? सहायक क्रिया सदैव स्वतंत्र नहीं होती है, वो क्रिया के साथ लगकर उसके लिंग, वचन और काल को बताती है, वही सहायक क्रिया है। तो चार भेद हम लोग देख चुके हैं। अगला भेद देखते हैं पांचवा। पांचवा भेद क्या है? हम लोग देखते हैं पांचवा क्रिया का पांचवा भेद। पांचवें भेद की अगर हम बात करें तो हमने आपको पहले बताया था क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक वही है जो संज्ञा के बदले बोला जाए, वही क्रियार्थक क्रिया है। ठीक, जब कोई क्रियापद, इसमें लिखना है जब कोई, हाँ यहाँ क्रियार्थक क्रिया में हम जब कोई क्रिया का पद क्रिया न रहकर अपने मूल रूप
क्रियार्थक क्रिया, जब कोई क्रिया का पद क्रिया न रहकर अपने मूल रूप में न होकर वो संज्ञा की तरह कार्य करे तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम आपसे बताएं, एक आता है वासुदेव नंदन जी का उदाहरण है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं टहलना क्या है। टहलना तो हमारी क्रिया है, लेकिन क्रिया नहीं, यहाँ संज्ञा के बदले कार्य कर रही है। क्या है? टहलना जो हमारा है वो संज्ञा के बदले कार्य कर रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? क्रियार्थक संज्ञा कहेंगे। क्रिया वही क्रिया जो संज्ञा के बदले बोला जाए उसे हम क्या कहेंगे? उसे क्रियार्थक क्रिया कहेंगे। ठीक, यहाँ टहलना जो है वो क्रिया के रूप में है, लेकिन यहाँ संज्ञा का प्रयोग कर दिया गया है। ठीक, हम लोग इसको देख चुके हैं। क्या? जब कोई क्रिया का पद क्रिया न रहकर अपने मूल रूप में न होकर संज्ञा की तरह ही कार्य करे तो क्रियार्थक संज्ञा कहलाता है। जैसे उदाहरण हमने बताया, क्या बताया? टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक, सही भी बात है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सुबह टहलने से मस्तिष्क थोड़ा तेज रहता है, सुबह जरूर टहलना चाहिए, सुबह उठना चाहिए। ठीक, उपदेश देना अच्छी बात है, लेकिन करना नहीं। उपदेश दिए जा सकते, उपदेश में कौन पैसे लग रहा है? उपदेश दे रहे हैं आप लोग, सुबह टहलिए, जिसको टहलना हो, जिसको नहीं टहलना हो अपना जैसे भी रहे। ठीक है, उपदेश देना आसान है, लेकिन कार्य करना इतना आसान नहीं है। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया क्या है? अगला और अंतिम क्या है क्रिया का भेद? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, अब इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर, क्या कहेंगे? जब कर्ता किसी एक क्रिया को समाप्त कर, एक क्रिया को समाप्त कर, किसी एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण या समय जो भी कह लीजिए, उसी क्षण या ब्रैकेट में समय कह लीजिए, उसी समय दूसरी क्रिया प्रवृत्त कर लेता है। उसी समय दूसरी क्रिया प्रवृत्त मतलब शुरू कर देता है। ठीक, प्रवृत्ति। यहाँ क्या होगा? प्रवृत्त। ठीक, हाँ, प्रवृत्त कर लेता है, प्रवृत्त कर लेता है तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। आसान शब्दों में हम समझे, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता किसी कार्य को पहला कार्य समाप्त करने के बाद तत्काल दूसरा कार्य शुरू कर देता है, तब पहले वाली क्रिया क्या होती है? वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। जैसे हम उदाहरण से देखते हैं, दो एक उदाहरण देखते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे श्याम पढ़कर खाता है, तो इसका अर्थ क्या निकला? कि श्याम पहले पढ़ता है, पढ़ने के बाद पहला कार्य जो कर लेता है, फिर भोजन का कार्य करता है। श्याम पहले पढ़ता है फिर खाता है, तो पढ़ना उसकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी और तत्काल में जो खाता है वो खाना जो है दूसरी क्रिया हो जाएगी, तो पूर्व पढ़ना हो जाएगा। ठीक, जैसे मानवी भोजन, नहीं उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर पहले स्नान करना चाहिए फिर भोजन करिए।
मानवी स्नान करके भोजन करती है। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ मानवी, मानवी जो क्या है वो पहले स्नान करती है फिर भोजन करती है, तो क्या होगा यहाँ उसका स्नान करना क्या हो जाएगा, ये पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत हो जाएगा। आइए एक उदाहरण और हम देखते हैं। जानवी, हाँ चलिए, यहाँ जानवी तो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन आप इसे कैसे लिख सकते हैं, जानवी, क्या हो जाएगा, ये जानवी जो है क्या हो जाएगा, जानवी पूजा करके, पूजा करके भोजन करती है, भोजन करती है, तो क्या हो जाएगा, जानवी जो है, जानवी वो क्या करती है, पहले पूजा करती है, पूजा करने के बाद भोजन करती है, तो पूजा करना उसका क्या हो जाएगा, पूजा करना उसका क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है मित्रों, हम लोग आज जो है क्या पढ़े हैं, हम लोग आज क्रिया के, पहली बात क्रिया पढ़े हैं, क्रिया के अगर भेद की बात करेंगे तो जैसे धातु की अगर बात करेंगे तो मूल हो जाएगा और यौगिक हो जाएगा। मूल वे धातु होते हैं जो मूल से बने होते हैं, यौगिक वो होते हैं जो किसी मूल धातु में प्रत्यय को लगा देते हैं, या ना धातु ना प्रत्यय लगा, कोई भी प्रत्यय लगाने से यौगिक बन जाता है। ठीक, उसके बाद हमने क्या बताया, उसके बाद हमने आपको बताया कि क्रिया के 6 भेद हो जाएंगे और संयुक्त क्रिया के 11 भेद हो जाएंगे। वाच्य के, अभी वाच्य तो आप पढ़े नहीं, आगे पढ़ेंगे। अब हमने आपको क्रिया के 6 भेद बताए, क्रिया के 6 भेद में हमने आपको बताया प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वही क्रिया होती जो कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे से कार्य को करवाए, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। दूसरे नंबर पर हमने देखा यौगिक क्रिया। यौगिक वही होती जैसे चलना, चलाना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब क्या होता है, मूल धातु में जो है प्रत्यय लगाने से यौगिक क्रिया हमें पता चल जाता है। उसके बाद तीसरा हमने देखा नाम धातु। जो क्रियाएं संज्ञा विशेषण से निर्मित होती हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। जैसे आपने संज्ञा और विशेषण को देखा, हाथ से हथियाना, चिकना, चिकना से चिकनाना। यहाँ पर अब सहायक क्रिया हमने देखा, सहायक क्रिया स्वतंत्र रूप से नहीं लिखी जाती, वो किसी के साथ, किसी का प्रयोग केवल क्रिया के साथ उनका प्रयोग होता है, लेकिन उसमें लिंग, वचन और कार्य से, काल का, लिंग, वचन और काल का पता चलता है सहायक क्रिया से। उसके बाद हमने अगला बताया आपको क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया वही है जो क्रिया संज्ञा के स्थान पर बोली जाए, उसे हम क्रियार्थक क्रिया कहेंगे। उसके बाद हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जैसे किसी कार्य को हम करें तुरंत, जैसे स्नान करने के बाद भोजन, जैसे राम या मोहन जो भी कह लीजिए आप, स्नान करके तब भोजन करता है, तो उसके पहले की क्रिया क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो वही जो पहले की क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या देख चुके हैं, क्रिया। अगली क्लास में हम लोग संयुक्त क्रिया के जो 11 भेद हैं उनको देखेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो जरूर अपने सहयोगियों के पास जरूर लिंक को शेयर करिए, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करवाइए, उनसे बोलिए सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि सब्सक्राइब होने से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा लोगों के पास जाएगा। अगर लग रहा है आपको अच्छा कुछ हम बता रहे हैं तब की बात बता रहे हैं, नहीं अच्छा लग रहा है तो आप जैसी इच्छा होगी करिएगा। जहाँ तक हमको उम्मीद है कि आपको इससे कुछ फायदा जरूर होगा। हो सकता है परीक्षा में कभी एकाध प्रश्न इस तरीके से आ जाएं जो आपके सही हो जाएं। एक प्रश्न से आपका कहाँ से कहाँ आप पहुँच सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिए। लाइक, एक लाइक आपसे एक अंगूठा वही दबाना है, अंगूठा दबा दीजिए बस। ठीक, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।